Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college associated with AKTU. Today we are going to have basically a discussion on the thermodynamics, the subject of BTech third semester from AKTU syllabus. In my previous lecture we have talked about some concept of thermodynamics, some laws, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, about Rankine cycle, about the refrigeration effect, about basic cycles corresponding to refrigeration process. So, in my last lecture I have talked about the reverse Carnot cycle basically. So, I am continuing my lecture on the reverse Carnot cycle for refrigeration. This is basically the reverse Carnot cycle. This is the cycle basically used for the refrigerator as well as for the heat pump, This is the process in which the expansion take place, the entropy remain constant, and the process is known as the isentropic expansion. This is the process in which the expansion take place with the constant temperature. So, this is the process is known as isothermal expansion. In this process, the entropy remain constant, the compression take place as we have discussed earlier also. So, this process is known as isentropic compression, and in this process the compression take place at constant temperature. So, the process is known as isothermal compression process. So, basically we are having 4 processes in this cycle, reverse Carnot cycle. These 4 cycles are reversible in nature, and this 4th cycle is said to be the reversible cycle in the nature. And this cycle is basic, we cannot achieve this cycle practically because the reversible process is very difficult to proceed with. रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग पूरी तरीके से अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को ये जो साइकिल है ये बेसिकली हम लोग थ्योरेटिकल वे में इसको एज्यूम करके चलते हैं। अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था ये अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन था जो रेफ्रिजरेंट या वर्किंग फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर रहा था। एंट्रोपी बढ़ेगी यानी हीट का एडिशन होगा। कहाँ हीट का एडिशन होगा? रेफ्रिजरेंट में या वर्किंग फ्लूइड में। जहाँ से एडिशन होगा, जहाँ से एक्सट्रैक्शन होगा, द काइंड ऑफ कूलिंग इफेक्ट टेक प्लेस इन दैट प्लेस, यानी उस वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट हमको मिलेगा। यानी रेफ्रिजरेंट खुद तो हीट का एडिशन होगा और जहाँ से एडिशन होगा हीट का उस स्पेस में हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट which is required for cooling, or this is the amount of heat extracted or cooling effect or refrigeration effect. So, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज Q2 और यहाँ पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड दैट मस्ट बी इक्वल टू Q1। अगर TS के टर्म्स में बात करें, अगर हम लोग इसको सिंपली DS लिख दें, चेंज इन एंट्रोपी इसको लिख दें इस डिस्टेंस को, तो हम लोग देखेंगे जो Q2 है वो एरिया होगा हमारा, ये एरिया TS डायग्राम का एरिया हमारा हीट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो Q1 का जो अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ से TS फॉर्म में, TS डायग्राम में ये जो एरिया है हमारा रेक्टेंगल का, ये बेसिकली एरिया होगा हमारा Q1 के केस में। तो अगर इस एरिया को निकालें तो Q2 की वैल्यू T2 DS और Q1 की वैल्यू T1 TS बेसिकली यहाँ पर हो जाएगी। अगर वर्क डन की वैल्यू हम लोग निकालें यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली पीवी डायग्राम का जो एरिया है वो वर्क डन रिप्रेजेंट करता है और जो टीएस डायग्राम का एरिया है वो हमारा बेसिकली हीट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन चूंकि ये साइकिल रिवर्सिबल है, ये एक साइकिल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फुल साइकिल के लिए 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट मस्ट बी इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर। तो नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे कितना होगा? जितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ है उसमें से अगर हीट एब्जॉर्ब को घटा देंगे तो हमारा नेट अमाउंट ऑफ हीट इंट्रैक्शन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी हमारी Q1 माइनस Q2। इसी को हम लोग वर्क डन के बराबर लिख सकते हैं। या अगर इसको हम टेम्परेचर एंट्रोपी के टर्म्स में लिखें हम लोग तो यहाँ पर बेसिकली T1 माइनस T2 इंटू DS, ये बेसिकली एक्सप्रेशन है वर्क डन के लिए जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे। हीट एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी हम लोगों ने पहले देखा, जैसे यहाँ पे हीट एब्स्ट्रैक्टेड क्या था, हीट एक्सट्रैक्टेड क्या था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, Q2 की वैल्यू थी जिसकी वैल्यू दिस डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, यानी अगर रेक्टेंगल का एरिया हम लोग लेके चलें तो ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस हम लोग लेके चलेंगे जिसकी वैल्यू होगी बेसिकली T2 इंटू
ds। यहाँ पर भी T2 इंटू पी एन का मतलब ये बेसिकली ds की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पी एन, यहाँ भी पी एन देख सकते हैं, ये डिस्टेंस ds के बराबर है। वर्क डन पर साइकिल, एरिया LPNM, LPNML, ये जो एरिया है ये बेसिकली एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है नेट हीट ट्रांसफर को, बट नेट हीट ट्रांसफर दैट मस्ट बी इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। नेट हीट ट्रांसफर हमारा कितना निकला था, इतना, और नेट वर्क ट्रांसफर हमारा उसको इक्वल किया था, क्योंकि ये रिवर्सिबल साइकिल है और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन simply say that the amount of work transfer that must be equal to the amount of heat transfer, which is equal to T1 minus T2 into ds. So basically T1 minus T2 into Pn, basically this is ds, change in entropy. Coefficient of performance, we are talking about the coefficient of performance of the refrigerator over here. That means this must be equal to the amount of heat extracted from the cold body divided by the work done per cycle. That means COP, as per the definition of COP, as we have discussed earlier class, that COP is the ratio of desired effect to the work input, and the desired effect is cooling effect, refrigeration effect to the work input. And यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो desired effect क्या है, वो हमारा ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। T2ds, Pn का मतलब ds, T2ds, क्योंकि Q2 था हमारा हीट एक्सट्रैक्शन यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था हमारा, तो उस केस में जो एरिया था वो हमारे T2ds आ रहा था, तो यहाँ पे T2ds हम लोगों ने लिख दिया, और वर्क डन की वैल्यू हम लोगों ने देखा था T1 माइनस T2 इंटू ds आया था, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बेसिकली ds है, ये बेसिकली ds है, Pn लेंथ के टर्म में लिख रखा है तो Pn है, अगर चेंज इन इंटरनल चेंज इन एंट्रोपी के टर्म्स में लिखेंगे तो वो बेसिकली ds है। तो यहाँ पर चेंज इन ds हमारा कट जाएगा, या Pn हमारा कट जाएगा, तो हमारा जो एक्सप्रेशन फाइनल आएगा वो बेसिकली आएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये बेसिकली T2 अपॉन T1 माइनस T2, और इसको हम कहें कि ये COP है रेफ्रिजरेटर के केस में, जिसकी वैल्यू होगी T2 अपॉन T1 माइनस T2, वेयर T2 क्या है, एक लोअर टेम्परेचर है, T1 इज हाई टेम्परेचर, और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर की COP कहलाएगी। दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड एज अ COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर। ये हमारी मैक्सिमम COP होगी जो रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे। अगर हीट पंप के लिए बात करें तो यहाँ पर बेसिकली जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है, दैट मीन्स द हीटिंग इफेक्ट इज बेसिकली द डिजायर्ड इफेक्ट ओवर हियर। यहाँ पर अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो वो क्या होगी, अगर इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग फिगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट है वो हीट रिजेक्टेड है Q1 विच इज इक्वल टू T1 इंटू ds। Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड विच इज टेकन एज द हीटिंग इफेक्ट फॉर द हीट पंप। इसलिए यहाँ पे T1 ds की वैल्यू, यहाँ पे Pn का मतलब ds, जो लेंथ थी हमारी वो ds हम लोग लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग बात करेंगे जो हीट रिजेक्टेड की वैल्यू होगी, जो हीट रिजेक्टेड टू द हॉट बॉडी, इस केस में जो होगा वो होगा Q1 के बराबर, जिसकी जो वैल्यू होगी T1 इंटू ds के बराबर, और उसको डिवाइड करेंगे अगर वर्क इनपुट से जो हम लोगों ने निकाला था T1 माइनस T2 इंटू ds आया था, Pn की वैल्यू ds, तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन फाइनल जो आ जाएगी वो हमारी आएगी दिस T1 अपॉन T1 माइनस T2, यानी T1 की वैल्यू ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो है, और T2 की वैल्यू हमारा कम टेम्परेचर है। अब हम लोग एक्सप्रेशन यहीं से निकाल सकते हैं कि हीट पंप के लिए जो COP है और जो रेफ्रिजरेटर के लिए COP है उसमें रिलेशन कैसे है, उसमें रिलेशन कैसे होगा, कैसे देखेंगे हम लोग। इसमें से इस इक्वेशन में एक बार T2 को घटा दें हम और एक बार T2 को जोड़ दें, तो ये इस टर्म को अगर एक साथ ले लें तो ये हमारा कट जाएगा, तो 1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2 हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन T2 अपॉन T1 माइनस T2 ये क्या था, T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 अपॉन T1 माइनस T2 ये क्या था, हमारे COP थी रेफ्रिजरेटर की। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि COP ऑफ द हीट पंप विच मस्ट बी इक्वल टू द 1 प्लस COP ऑफ refrigerator, that must be equal to COP of
ये हमारा एक और क्वेश्चन आ गई यहाँ पे कि हीट पंप के लिए COP जो होगी वो 1 प्लस COP ऑफ R के बराबर होगी। रेफ्रिजरेंट के लिए जो COP निकालेंगे उसमें से एक जोड़ेंगे तो वो हीट पंप के COP के बराबर उसकी वैल्यू होगी। इस तरीके से हम लोग हीट पंप के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हीट इंजन के लिए बात करें तो बेसिकली हीट इंजन इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू क्रिएट विच इज़ यूज टू जनरेट वर्क। दैट मीन्स जो इंजन वर्क आउटपुट को जनरेट करे, वर्क को हम जो जिस केस में हमको वर्क आउटपुट मिले वो हमारा बेसिकली हीट इंजन है। वो मिलेगा कैसे? दैट मीन्स वो हमारा मिलेगा विद द कंबशन ऑफ फ्यूल। दैट मीन्स द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क डन। तो यहाँ पर हीट इंजन के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था। यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमारे वर्क आउटपुट हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है और जो हमारा इनपुट है वो हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारी हीट सप्लाइड है। तो उस केस में हम लोग उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। रिवर्स ब्रेटन साइकिल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स ब्रेटन साइकिल। रिवर्स ब्रेटन साइकिल बेसिकली बेल कोलेमन साइकिल भी हमारी कहलाती है और इस साइकिल में बेसिकली हम लोग एयर एज ए रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ करते हैं। यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो साइकिल यूज़ करते हैं जिसमें हम एयर एज ए रेफ्रिजरेंट लेके चलें, तो उस केस में कुछ प्रोसेस होते हैं, हमारे 4 प्रोसेस होते हैं, उनको डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। तो वो साइकिल हमारी बेसिकली रिवर्स ब्रेटन साइकिल कहलाती है। और यहाँ पर इस साइकिल का जनरली हम लोग यूज़ एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन के लिए करते हैं। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसिकली कंप्रेसर एक कंपोनेंट है, उसमें जो यूज़ होता है बेसिकली 4 कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ कंप्रेसर, सेकेंड वन इज अ कूलर, थर्ड वन इज अ एक्सपेंडर एंड द फोर्थ वन इज अ रेफ्रिजरेटर। कंप्रेसर का मतलब the mechanical device which is used to compress the air, the device which is used to compress the air, which is used to raise the pressure, that is known as compressor। that और यहाँ पर कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन की जरूरत पड़ेगी जो हमें बाहर से हमको देना पड़ेगा। कूलर जहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है रेफ्रिजरेंट का या एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे एयर कूल होगी तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे दिस इज कूलर। एक्सपेंडर की बात करें, विद एक्सपेंशन प्रोसेस टेक प्लेस। एक्सपेंशन इज द प्रोसेस इन विच द प्रेशर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम। यानी प्रेशर जहाँ पे डिक्रीज करेगा और जहाँ पे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा तो उस केस में हम लोग दिस इज कहेंगे दिस इज एक्सपेंशन। और रेफ्रिजरेटर इज द स्पेस वेयर द कूलिंग इफेक्ट टेक प्लेस। दैट मीन्स refrigerator is the space where the cooling effect take place, or this is the space from which the heat was extracted as a refrigerant effect। यानी रेफ्रिजरेंट इफेक्ट जहाँ पर प्रोड्यूस होगा वहाँ पे हम लोग स्पेस को हम लोग रेफ्रिजरेटर कहेंगे। इसका अरेंजमेंट देखें, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। कंप्रेसर से कनेक्शन कूलर का है, कूलर से एक्सपेंडर जुड़ा हुआ है, एक्सपेंडर से रेफ्रिजरेटर जुड़ा हुआ है, रेफ्रिजरेटर का आउटपुट फिर कंप्रेसर के इनपुट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बेसिकली एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन यहाँ पर जो हो रहा है, एक्सपेंशन से सर्टेन अमाउंट ऑफ जो वर्क डन हमको मिलेगा उस कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग यूज़ करेंगे कंप्रेसर के केस में उसको चलाने के लिए। ये बहुत इन जनरल केस में हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे थोड़ा अमाउंट ऑफ जो वर्क डन हमको एक्सपेंडर से मिलेगा उसको कंप्रेसर को चलाने में हम लोग यूज़ करेंगे। अगर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन फुलफिल नहीं होता है तो हम लोग और एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाहर से हम लोग इस केस में देते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इन जनरल प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली 4 components हैं। द फर्स्ट वन इज अ कंप्रेसर विच इज कनेक्टेड विद अ कूलर, कूलर इज कनेक्टेड विद एक्सपेंडर एंड द एक्सपेंडर इज कनेक्टेड विद रेफ्रिजरेटर। प्रोसेस कैसे कैसे होगा यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रही है। दैट मीन्स द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज प्रोड्यूस विद द यूज ऑफ वर्किंग फ्लूइड यूज्ड एज ए एयर। होगा क्या, कंप्रेसर में एयर कंप्रेस होगी, कंप्रेसर में एयर कंप्रेस होगी, कूलर में एयर ठंडी होगी, टेम्परेचर उसका कम होगा, एक्सपेंशन में प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा उसका, यानी एक्सपेंशन होगा, एक्सपैंड होगी एयर, और रेफ्रिजरेटर में जाकर के एयर का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, यानी हीट को एब्जॉर्ब करेगी। अगर यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में, जो प्रोड्यूस होगा जो स्पेस में जहाँ से हीट का एक्सट्रैक्शन होगा। कौन एक्सट्रैक्शन करेगा, वो एयर करेगी। अब प्रोसेस इसमें कौन कौन से है इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारे 4 प्रोसेस हैं, ये पीवी डायग्राम है और ये हमारा बेसिकली टीएस डायग्राम है। 1 2 3 4 1
1 2 3 4 1, 1 से 2 के बीच में बात करें, 1 से 2 के बीच में बात करें तो ये हमारा, यहाँ पे नंबरिंग हम लोग दे दें तो ये कुछ नंबरिंग ये ऐसी है 1 2 3 4। 1 से 2 के बीच में एक्सपेंशन हो रहा है, 2 से 3 के बीच में रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, 2 से 3 के बीच में रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, 3 से 4 के बीच में कंप्रेशन हो रहा है, 3 से 4 के बीच में कंप्रेशन हो रहा है, 4 से 1 के बीच में कूलिंग हो रही है, 4 से 1 के बीच में हमारी कूलिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 से 2 के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दिस इज द प्रोसेस in which the expansion take place. Expansion in the sense we are talking about the decrease in pressure with the increase in volume. That means the kind of expansion take place for the air during this process, and the process is known as expansion because the pressure decreases with the increase in volume. Pressure यहाँ से यहाँ देख रहे हैं हम लोग decrease कर रहा है, volume increase कर रहा है। 1 से 2 यहाँ पर प्रोसेस में देखें तो ये एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स द काइंड ऑफ आइजेंट्रोपिक प्रोसेस टेक प्लेस, द काइंड ऑफ आइजेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस टेक प्लेस। आइजेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब कि हीट इंटरेक्शन सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है, किस केस में, एक्सपेंशन के केस में। तो यहाँ पर बेसिकली जो एक्सपेंशन हो रहा है वो आइजेंट्रोपिक हो रहा है, किसी भी तरीके का हीट का इंटरेक्शन सिस्टम सराउंडिंग के बीच में नहीं है। तो ये बेसिकली एक्सपेंशन है। 2 से 3, फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3, दिस इज द प्रोसेस विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है, द वॉल्यूम इंक्रीजेस, द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, द वॉल्यूम इंक्रीजेस, और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है और एंट्रोपी हमारी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है, 2 से 3 प्रोसेस यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, रेफ्रिजरेटर जुड़ा हुआ है। रेफ्रिजरेटर का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है एयर का, एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब ये है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, यानी हीट का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पर, एयर के केस में 2 पॉइंट से 3 पॉइंट के बीच में एयर एडिशन, हीट एडिशन यहाँ पे हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है, खुद हीट हो रही है क्या, एयर, टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, एंट्रोपी इसकी बढ़ रही है, हीट एडिशन हो रहा है, यानी एयर खुद हीट हो रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, जहाँ से एब्जॉर्ब कर रही है उस स्पेस को ठंडा कर रही है, यानी जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा हमको वो बेसिकली इस स्पेस में हमको मिलेगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो बेसिकली हमें इस 2 से 3 प्रोसेस के बीच में हमें मिलेगा। तो 2 से 3 प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस इज बेसिकली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा हमको, एंड दिस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 से 4 के बीच में बात करें, क्या लगा हुआ है, 3 से 4 के बीच में कंप्रेसर लगा हुआ है हमारा। दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, द प्रेशर इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम, द काइंड ऑफ कंप्रेशन टेक प्लेस। दैट मीन्स for the process 3 to 4, the kind of compression take place in which the pressure increases and volume decreases. If we talk in terms of entropy, then we will find that in process 3 to 4, the constant entropy process, this is the constant entropy process, that means there is no interaction of heat in between the system and surrounding. किसी भी तरीके का heat का interaction सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि नहीं है ऐसा। अगर ऐसा है तो उस केस में हम लोग इस केस में हम लोग कहेंगे दिस इज आइजेंट्रोपिक, और चूंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है द प्रोसेस इज आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन। कहाँ पे होगा ये, कंप्रेशर में होगा। सो दिस इज बेसिकली द आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन। 4 से 1, 4 से 1 के बीच में एयर कूलर लगा हुआ है। एयर कूलर का मतलब यहाँ पर बेसिकली इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, एंट्रोपी घट रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, एंट्रोपी घट रही है, इसका मतलब हीट का रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ जो अमाउंट ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट का
Q1 Q2 कुछ कह सकते हैं, Q डैश कह सकते हैं, इसको अपने तरीके से डेजिग्नेट इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो Q का रिजेक्शन हो रहा है, हीट यहाँ पे निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है एंट्रोपी हमारी घट रही है रेफ्रिजरेंट के केस में या एयर के केस में या वर्किंग फ्लूइड के केस में। तो यहाँ पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है एट 4 से 1 यानी कांस्टेंट प्रेशर पे। द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट और वॉल्यूम हमारा यहाँ पे देखेंगे हम लोग घट रहा है, वॉल्यूम हमारा ठंडा करने पे घट रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस इन विच द कूलिंग टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो एंड और यहाँ पे हो क्या रहा है, द हीट रिजेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द चेंज इन एंट्रोपी इज because the entropy decreases, and if the entropy decreases we can say the heat rejection take place, and for the heat rejection this process 4 to 1 take place। यहाँ पे 4 to 1 से process इस तरीके से होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 4 प्रोसेस हैं। पहला एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट का एब्जॉर्प्शन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 3 to 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर 4 से 1 कूलिंग प्रोसेस और हीट रिजेक्शन प्रोसेस। इस तरीके से हम लोगों ने इन 4 प्रोसेस को यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे होता क्या है कि वेपर कंप्रेशन में बेसिकली हम लोग कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कूलिंग के जगह हम लोग कूलर यूज़ करते हैं, कंडेंसर यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पर सेम फेज़ में हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वर्किंग फ्लूइड की, यानी वर्किंग फ्लूइड का जो फेज़ होता है वो चेंज नहीं होता है जैसे वेपर कंप्रेशन में होता है। वेपर कंप्रेशन में क्या होता है कि वहाँ पर फेज़ का चेंज होता है, लिक्विड से वेपर बदलता है, फिर वेपर से लिक्विड बदलता है। तो वेपर से जब लिक्विड बदलता है हम लोग कंडेंसर यूज़ करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, एयर ही रहती है, एयर का ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी दूसरे फेज़ में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कंडेंसर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, बेसिकली कूलर यूज़ करते हैं। और एयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस नहीं हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली, अगर एयर के बारे में हम लोग यूज़ करें तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हम लोग का एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। एंथैल्पी कांस्टेंट की वजह से अगर एयर के केस में हम लोग लेके चलेंगे तो कांस्टेंट एंथैल्पी के प्रोसेस में जो एंथैल्पी होगी वो टेम्परेचर का फंक्शन होगी एयर के केस में, और यहाँ पर अगर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो वहाँ पर हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इस साइकिल में हमको नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस को यूज़ नहीं करते हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस हम लोग लेके चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से चारों प्रोसेस रिवर्स ब्रेटन साइकिल में यूज़ होते हैं। Absorption and rejection of the heat at constant take place at the constant pressure process take place, यानी जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का 2 से 3 के बीच में हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। रिजेक्शन जो हो रहा है 4 से 1 के बीच में हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में होंगे। कंप्रेशन और एक्सपेंशन आर आइसेंट्रोपिक। अगर कंप्रेशन और एक्सपेंशन की हम लोग बात करें तो ये हमारा कंप्रेशन है, ये हमारा एक्सपेंशन है, ये बेसिकली आइसेंट्रोपिक के फॉर्म में हो रहा है, यानी हमारी एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है। एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है तो वो हम प्रोसेस को कहेंगे दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 4 प्रोसेस किस तरीके से हमें इसमें यूज होते हैं। हीट एब्जॉर्ब की बात करें तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की अगर हम लोग निकालें तो उसकी वैल्यू होगी mCp/dT के बराबर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंसिबल हीट ओवर हियर, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग कंसिडरेशन द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट। दैट मीन्स लेटेंट हीट के बारे में हम लोग को रिवर्स ब्रेटन साइकिल में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे सेंसिबल हीट के बारे में। क्यों? क्योंकि सेंसिबल हीट जो होती है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस विद द सेम फेज, यानी यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल में फेज सेम होता है, फेज चेंज नहीं होता है। अगर फेज आपका सेम होता है तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारा सेंसिबल हीट के फॉर्म में होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब हुआ है दैट मस्ट बी इक्वल टू mCp/dT। Cp का वर्ड हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि 3 से 2 के बीच में हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है। देखते हैं 2 से 3 के बीच में हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है और 2 से 3 के बीच में हमारा जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इसलिए
कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो भी हीट का एब्जॉर्प्शन होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू mCp dt, वेयर m इज द मास, Cp is the specific heat at constant pressure, T3 and T2 are the corresponding temperature at point 2 and point 3. अगर हीट रिजेक्टेड की बात करें तो वो 4 से 1 के बीच में हो रहा है, देखते हैं 4 से 1 के बीच में हो रहा है हीट रिजेक्शन। ये जो हीट रिजेक्शन है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट का रिजेक्शन होगा उसके लिए वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होगी mCp dt के बराबर। dt का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर जो प्रोसेस के बीच में हो रहा है, T4 माइनस T3। T4 क्या है, टेम्परेचर एट पॉइंट 4 एंड T1 इज द टेम्परेचर एट पॉइंट 1। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड दैट मस्ट बी इक्वल टू mCp dt, और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब दैट मस्ट बी इक्वल टू mCp dt। इस केस में dt की वैल्यू क्या होगी, T3 माइनस T2, और यही जो होगा हमारा वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। हम लोगों ने बात किया था हीट जो एब्जॉर्ब करेगा रेफ्रिजरेटर, उस केस में जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको हम कहेंगे दिस इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब दैट मस्ट बी इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 to 3 के बीच में। यहाँ पे 2 to 3 के बीच में हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ हमने बात किया था कि यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। दैट मीन्स ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ये हमारा हीट रिजेक्टेड है। तो COP के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आएगी हमारी हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय वर्क इनपुट। COP की डेफिनेशन हम लोग देखें दैट मस्ट बी इक्वल टू इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट और डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेट हीट ट्रांसफर, बिकॉज द नेट हीट ट्रांसफर दैट मस्ट बी इक्वल टू द नेट वर्क ट्रांसफर। In this case the COP of this refrigerator based on reverse Brayton cycle that must be equal to the heat absorbed that must be equal to mCp T3 minus T2, mCp T3 minus T2 divided by net heat transfer. This is basically the net heat transfer which is equal to the net work transfer. चाहे हम यहाँ पे वर्क ट्रांसफर लिखें या नेट हीट ट्रांसफर लिखें, बात हमारी एक ही है, क्योंकि वो साइकिल है। साइकिल केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ से नेट हीट ट्रांसफर दैट मस्ट बी इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर विच इज इक्वल टू द इक्वेशन लाइक दिस, mCp T4 माइनस T1, जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड है उसमें से हीट एब्जॉर्ब को घटा देंगे तो नेट हीट ट्रांसफर आएगा। जो करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं कैंसिल आउट होने वाले वो कैंसिल होकर के जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा ये आएगा 3, 2, 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में, यानी T1, T2, T3, T4 के फॉर्म में हमारा ये बेसिकली COP के लिए एक्सप्रेशन आएगा रिवर्स ब्रेटन साइकिल के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रिवर्स ब्रेटन साइकिल कैसे यूज़ होती है और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला। आगे के क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में और उसके बारे में एनालिसिस के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, धन्यवाद।